कल हमने कंप्लीट किया कार्डियक साइकिल और मालूम चला कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। और हमने ये भी देखा था कि जब वाल्व क्लोज होते हैं तो फिर कैसे साउंड आता है, लब साउंड और डब साउंड। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद होते हैं तो लब साउंड आता है, और जब सेमी लूनर वाल्व बंद होते हैं तो डब साउंड आता है। स्टेथोस्कोप वो डिवाइस है जिससे हम साउंड सुन सकते हैं। अभी स्टेथोस्कोप से बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे पास मेडिकल साइंस में एक और डिवाइस है जिससे हम हार्ट की एक्टिविटी को डायग्नोस कर सकते हैं, और उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन का नाम है। और इस मशीन से एक प्रिंट निकलता है, एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसपे ग्राफ जैसा होता है, और ग्राफ पे कुछ इस तरह के आपने लाइन देखी होंगी। ये जो ग्राफ निकलता है इस मशीन से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोई खास ऐसा नहीं है, एक डायग्राम की जगह कार्डियोग्राम हो गया। एक्चुअली हमारा हार्ट में जब पोटेंशियल जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है नोडल टिश्यू से, तो कब उसका लेवल कितना है, उस इलेक्ट्रिक फॉर्म को हम इस मशीन में डालते हैं, और ये मेजर करता है कब उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कब कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह का ये एक ग्राफ के रूप में आपको दिखाई देता है। इस ग्राफ को डायग्नोस करके डॉक्टर ये जानता है कि आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कहीं ऐसा तो नहीं कि वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे, क्या पता कहीं बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे, एट्रियम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। बहुत सारी रिपोर्ट हमको मालूम चलता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीजी। जब भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी करवाता है। ईसीजी में भी अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तो फिर ईको करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड से इंटरनल इमेज निकालते हैं हार्ट का, ईको होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हार्ट को लोड पे डाल के भी चेक करते हैं कि जब हार्ट से ज़्यादा काम लेते हैं तो उस वक्त हार्ट की एक्टिविटी कैसी होती है। ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं उस वक्त। और जब लगता है कि हार्ट के अंदर कुछ क्लॉटिंग हो गया, कुछ अंदर ब्लॉकेज है, तो फिर उसके लिए बहुत सारा ऑपरेशन वाला एक टेस्ट होता है, वो सब किया जाता है। अपने को इतना नहीं जानना, हमारा सिलेबस में ईसीजी दिया हुआ है, हम ईसीजी देखना है। ईसीजी कैसा होता है, ये जो ग्राफ है ये वाकई में क्या है, कैसे बनता है, ये थोड़ा समझना है। तो देखिए, इसके लिए हमें मशीन में कुछ इनपुट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमको सिग्नल लेने के लिए कुछ सेंसर यूज करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ सिग्नल लेना है मशीन के अंदर, तो वो आपको सिग्नल यूज करना पड़ता है। एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, और इस मशीन से अगर हम बात करें तो इसका एक यहाँ पे डिवाइस होता है, कंप्यूटर जैसा स्क्रीन होता है जिसपे आपको इस तरह की लाइन चलती हुई मिलती है, और यहीं पर एक प्रिंटर जुड़ा होता है जिसमें ग्राफ पेपर पे आपका फोटो प्रिंट होता है। ये आपका डिस्प्ले है, और ये आपका वो प्रिंटर मशीन है। इसमें कुछ केबल निकली रहती हैं, और केबल यहाँ पे आके 6-7 इस तरह के ये सेंसर इसमें लगे होते हैं। आगे यहाँ पर ये सेंसर लगे होते हैं। जो कोई भी पेशेंट होता है ना, मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसकी दोनों रिस्ट पर, यहाँ पर इस कलाई पर और इस कलाई पर ये वाला सेंसर जोड़ देते हैं इस तरह से,
और एक सेंसर हम उसके, चूंकि लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है तो लेफ्ट एंकल पे आप एक सेंसर लगाते हैं। 3 सेंसर लगाना तो कंपलसरी है। एक्चुअली हम ये जो कुछ चिपकने वाले कुछ इस तरह के इनके एंडिंग है, इनको हम यहाँ इस पेशेंट के रिस्ट पे और एंकल पे लगाते हैं। और भी इसमें बहुत सारे, चूंकि मशीन आजकल बहुत बन गई है तो इसमें सेंसर बहुत सारे होते हैं, उनको हार्ट के आसपास यहाँ पे चारों तरफ ऐसे और चिपका देते हैं। अब इन सब का जो केबल जा रहा है, इन सब का जो केबल जा रहा है वो फिर मशीन के अंदर इनपुट होता है। तो यहाँ पर जब हार्ट एक्टिविटी करता है तो यहाँ पर देखिए कलाइयों में भी इम्पल्स आते हैं, एंकल पे भी है, हार्ट के आसपास का एरिया है, यहाँ से ये सब सिग्नल इस मशीन के अंदर इनपुट होते हैं। और ये मशीन इन सेंसर क्या मैसेज ला रहे हैं उनको यहाँ मशीन पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, और चाहे तो फिर हम इसका प्रिंटर ले सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये मशीन होती है आपकी ईसीजी मशीन। ठीक है। एक्चुअली जब ये ग्राफ निकलता है, इस ग्राफ को देखकर ही डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये ग्राफ हमको देखना चाहिए, ग्राफ में क्या चीज होती है और ये आखिर क्या मैसेज आता है, ये ही इसमें समझना है। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ समझाता हूं। स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो सपोज एक मैंने लाइन ले लिया, चूंकि पूरा एक ग्राफ होता है, ये मैंने एक सीधा लाइन ले लिया। ठीक है, एक ग्राफ की कोई भी एक लाइन है। इस ग्राफ पर अगर हम देखते हैं तो शुरुआत में मान लीजिए वो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर पीक, और फिर थोड़ा नीचे, और इस तरह से, फिर यहाँ पर एक और इस तरह से। ये एक ग्राफ बनता है ड्यूरिंग द 1 कार्डियक साइकिल। ये आपका हार्ट का एक कार्डियक साइकिल होता है। देखिए ऐसे एन से जब इम्पल्स रिलीज होते हैं उस वक्त आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इस तरह का इलेक्ट्रिक मैसेज आता है, थोड़ा सा पीक हाई हो जाता है ग्राफ का। पहले नॉर्मल आ रहा था, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा। फिर एट्रियम का पास हो रहा है सिग्नल, तो एट्रियम तो रिलैक्स कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा ये डाउन जाएगा, एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं। और वेंट्रिकल में जैसे ही मैसेज पहुंचा, वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एकदम से पीक पे जाता है, हाई लेवल पे। और फिर से वेंट्रिकल आपका धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल डायस्टॉल आता है, और फिर नॉर्मल एसएन अपना तैयारी करता है। ये आपका क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम जो पीक आ रहा है ये आपका एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन वाला पीक है, ये वाला। और यहां पर ये वाला जो पीक है ये आपका है जब वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हो रहे। देखिए आपको, देखिए 3 पीक दिख रहा है, इसको बोलते पी। हालांकि यहां पर जब नीचे जाएगा इसको क्यू, इसको आर, इसको एस और इसको टी बोलते हैं। ये पी क्यू आर एस टी, ये आपको अलग अलग पीक लेवल दिखाई देता है। यहाँ पे ग्राफ बना है, ये आपका पी का ग्राफ बना है, ये आपका टी का ग्राफ बना है, हाँ, ये आपका ये वाला ग्राफ बना है, ये वाला, ये सब लाइन पे आपको चल रहे हैं। हाँ, पूरा मैं ग्राफ तो यहाँ नहीं बना पा रहा हूँ अभी। इस तरह से ये आपका ईसीजी चलता है। हमको ये याद रखना है पी वेव कब आती है। पी वेव आती है जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पी वेव यहां पर हमको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एक्चुअली एक्साइटेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है एट्रियम के अंदर, सबसे पहले एट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये आपको पीक वैल्यू के नाम ही याद थोड़ा सा रखना है। ये क्यू आर और एस, एक्चुअली ये आपका है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। और ये जो टी है ये आपका, अब ये वापिस वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल।
तो ये अलग अलग पीक वैल्यू यहाँ पर आती हैं। अब जैसे ही एक कार्डियक साइकिल आपका पूरा हो गया, फिर से वही चलता है, ये आपका फिर से पी आएगा, फिर लाइन सीधी, फिर थोड़ा नीचे ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर नीचे इस तरह से, और फिर ये एक कार्डियक साइकिल यहाँ हो गया पूरा। फिर चलेंगे, फिर ये इस तरह से, और ये आपका ग्राफ बनेगा। अब डॉक्टर क्या देखता है कि यहां पर जब P जितना आ रहा था, जो ग्राफ आ रहा था, अगले में P का लेवल वही है या कुछ ऊपर नीचे हो गया। अगर ऊपर नीचे हो गया मतलब एट्रियम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम यहां वेंट्रिकल की बात करते हैं तो ये R और ये R एग्जैक्ट सेम आना चाहिए हर बार, हर कार्डियक साइकिल में। अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है मतलब वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम है, और इसका लेवल भी फिक्स होता है कि ये लगभग इतना ऊपर आना चाहिए। अगर ये कम आ रहा है मतलब वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक मैक्सिमम उस पे पहुंचना चाहिए, इतना पावर जनरेट होना चाहिए वेंट्रिकल का। तो इन्हीं अलग अलग वेव को वो बार बार ये टैली करते, जैसे यहाँ टी आया तो यहाँ का टी क्या ऊपर नीचे आ रहा है, हमेशा एक जैसा ये चारों पीक वैल्यू आना चाहिए, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ऐसे ऐसे करके। और इस मशीन से आपकी हार्ट बीट भी पता चल जाता है कि पर सेकेंड आपका हार्ट किस स्पीड से बीट कर रहा है, और एट्रियम में प्रॉब्लम चल रहा है कि वेंट्रिकल में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है तो वाल्व में प्रॉब्लम जा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे डायग्नोसिस किया जा सकता है ईसीजी मशीन से। तो जस्ट केवल एक इंट्रोडक्शन था, व्हाट डू यू मीन बाय PQRST इन द ईसीजी, ये आपको आना चाहिए, बस इतना सा इंट्रोडक्शन। बाकी जब आप डॉक्टर बन जाए तो बाकी का डायग्नोसिस आप करते रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आता है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या समझा दिया, मैंने आपको बताया कि इधर मान लीजिए आपके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स, और इधर आपका मान लीजिए हार्ट है, ये आपका हार्ट हो गया। इधर मान लीजिए बॉडी का कोई टिश्यू है या ऑर्गन है, ये मैंने लिखा बॉडी। तो क्या होता है इसमें, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम को आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम को आता है, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है लंग्स को। तो ये लंग्स के लिए एक सर्कुलेशन हो गया, लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, या आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन आप इसको कहिए, क्योंकि लंग्स का हो रहा है। अब यहां से जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये पंप होगा तो ये जाएगा बॉडी के लिए, बॉडी के लिए, और बॉडी से जब ये गंदा हो जाएगा तो फिर ये गंदा होके आ जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रिकल से गंदा वाला जाएगा इधर फिर से लंग्स में। तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया बॉडी को, और बॉडी से गया राइट एट्रियम को। ये जो सर्कुलेशन है ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो आपके डिफरेंट सिस्टम से घूम के आ रहा है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एक हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन होते हैं, और इसका अगर हम देखें तो फॉर ए कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इट मस्ट पास थ्रू द हार्ट मिनिमम 2 टाइम्स। एक बार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में पास होके जाएगा, फिर से वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के रूप में पास होके जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड को 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार सर्कुलेशन होगा पल्मोनरी के साथ, दूसरा सर्कुलेशन होगा सिस्टेमिक के साथ। तो ये हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जिनमें 4 चेंबर हार्ट होता है, खासतौर पे एवीज और ममेलिया, ठीक है,
फोर चेम्बर हार्ट इनमें है, इनमें तो कंप्लीट आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जो फिश है जहां केवल टू चेम्बर हार्ट है, केवल टू चेम्बर हार्ट है, वहां सिंगल सर्कुलेशन होता है। और जो आपका हम बात करते हैं थ्री चेम्बर हार्ट जब आते हैं, खासतौर पे आपके एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, क्रोकोडाइल छोड़ देना है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो वहां इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो थोड़ा सा लोअर वर्टिब्रेट हैं, हाँ, लोअर वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट, और हम बात करते हैं हायर वर्टिब्रेट में कौन आता है, ममेलिया, ममेलिया। तो यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है सर्कुलेशन में, वही आपको क्लास 11th में अभी समझना चाहिए। लोअर वर्टिब्रेट में एक्चुअली तीन स्पेशल सर्कुलेशन हमको दिखाई देते हैं, और ममेलिया में हमको केवल दो सर्कुलेशन दिखाई देते हैं। स्पेशल सर्कुलेशन है कुछ हार्ट और किसी ऑर्गन के बीच में। जैसे कई बार हॉटलाइन नाम सुना आपने, हॉटलाइन, हॉटलाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का पीएम सीधा अमेरिका के पीएम से प्रेसिडेंट से बात करे, तो डायरेक्ट एक सीधा लाइन डला हुआ है, वहां पे बीच में कोई रुकावट नहीं है, सीधा डायरेक्ट लाइन वहीं पे कॉल होता है, तो वो हॉटलाइन होता है, डायरेक्ट सीधा। तो ऐसा ही कुछ डायरेक्ट सर्कुलेशन हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। हम ममेलिया, ह्यूमन बींग्स ममेलिया में ही आते हैं। तो इसमें एक हीपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हीपेटिक पोर्टल सिस्टम। टेलीफोन लाइन के लिए तो मैंने हॉटलाइन बोला, और सर्कुलेशन के लिए हम उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। एक यहां पर हीपेटिक, हीपेटिक का मतलब हो जाता है लीवर, लीवर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे हार्ट का, लीवर और हार्ट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उस स्पेशल सर्कुलेशन को बोलते हैं हम हीपेटिक पोर्टल सिस्टम। बात समझ में आई? एक खुद हार्ट अपनी खुद की दीवारों के लिए, अपनी खुद की मसल्स के लिए अलग से अपना ब्लड सर्कुलेशन रखता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट के लिए तो इनके अंदर भी है, ये हीपेटिक इनके अंदर भी पाया जाता है, हीपेटिक पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी पोर्टल सिस्टम, कुछ भी बोल दीजिए, हालांकि इसको पोर्टल नहीं बोलते, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन एक स्पेशल और इनके अंदर सिस्टम पाया जाता है, ध्यान देना, वर्टिब्रेटा फिश से शुरू हो रहा है और ये आपका एविस तक जाएगा, वहां तक ये मौजूद है, केवल ममेलिया में नहीं होता, इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये नहीं होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है। अब ये है क्या सर, आपने इतना खोपड़ी पका दिया, थोड़ा समझा तो दो ये है क्या। चलिए अब आप थोड़ा समझिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा हीपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है हीपेटिक पोर्टल सिस्टम? देखिए, आपने खाना खाया, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका स्टोमक, और थोड़ा सा गलत बन गया जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। ये आपका मान लीजिए हो गया स्टोमक, और यू शेप यहां से ले आइए, ये ड्यूडेनियम, और इस तरह का ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर छोड़िए लार्ज वाला जो भी है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फूड का डाइजेशन भी होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ये बात क्लियर है। लीवर कहाँ होता है? लीवर यहां होता है, ये आपका लीवर हो गया, चलिए ठीक है। हार्ट कहाँ होता है? हार्ट यहां होता है, ये हार्ट हो गया, ये लीवर हो गया। यहां पर देखिए आप, नियम क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्गन से जब ब्लड आता है, ध्यान देना, जब किसी ऑर्गन से ब्लड आता है तो कौन लेके आता है? वेन लेके आती है, और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ऑर्गन से ब्लड आता है वेन के द्वारा, ये वेन हार्ट के
राइट एट्रियम में ब्लड लाना चाहिए। वेन से ब्लड कहां आना चाहिए? राइट एट्रियम में आना चाहिए। वेन वीना कावा में आके खुलेंगी, वीना कावा इसमें डालेगा राइट एट्रियम में। लेकिन हमने देखा कि जो ब्लड हार्ट से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए गया, आर्टरी लेके गया, और यहां से ब्लड फूड एब्जॉर्ब करके निकलता है तो ये जाना चाहिए हार्ट को, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड सब कुछ मिक्स हो गया इस ब्लड में, बहुत सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया, और इस फूड को अगर हार्ट को भेजेंगे तो हार्ट इसे पंप करके बॉडी को भेज देगा। अभी इसमें तो बहुत ज्यादा फूड भरा पड़ा है ना इसमें, इसलिए जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड आउटपुट होता है, वेन जब यहां से ब्लड कलेक्ट करती है, तो ये ब्लड सीधा हार्ट को ना जाकर पहले जाता है लीवर को। पहले कहां जाता है? लीवर के पास जाता है, और लीवर में जाने के बाद लीवर इसमें से एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। कुछ फूड में कमी है तो उसको वापस ब्लड में मिला देगा, एक बैलेंस करता है, और जो ब्लड की कंसंट्रेशन होना चाहिए उसी कंसंट्रेशन पर ब्लड को ले आएगा, एक्स्ट्रा चीज को रिजर्व कर लेगा, स्टोर कर लेगा, केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा, और जब फूड का प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद जो यहां से ब्लड निकलेगा वो जाएगा आपका एट्रियम में वीना कावा के थ्रू। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड सीधा हार्ट को ना जाकर 100% यहां से जितनी भी वेन निकल रही हैं वो सब पहले कहां जाती हैं? लीवर के लिए जाती है। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड की कंसंट्रेशन यहां चेंज हो रही है। अगर ये ब्लड आपके बॉडी में चला जाएगा हार्ट से थ्रू होते हुए, तो फिर ये इसमें बहुत कोई बैलेंस रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज बहुत ज्यादा चला जाएगा ब्लड में, अमीनो एसिड बहुत ज्यादा चली जाएंगी, फैट ज्यादा चला जाएगा। तो ये लीवर क्या करता है? इस पूरे फूड को एक बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा जो भी है वो सब रख लेगा, और जो भी कुछ कम चल रहा है वो इसमें मिक्स कर देगा, और मिक्स करके ये हार्ट फिर इधर भेजेगा, और फिर ये ऐसे चलता है। वाकई में इसका होना बहुत जरूरी है। इस सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है, फिश से लेकर मैमेलिया तक हमारे अंदर भी होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 किडनी होती है, और हार्ट से जो ब्लड आता है किडनी को, टोटल यहां तो एओर्टा निकलता है, एओर्टा से ब्लड आता है, एओर्टा से रीनल आर्टरी और रीनल वेन, आपने नाम पढ़ा था क्लास 10th में, अभी मैं आगे चल के आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पोर्टल ऐसा नहीं है स्पेशल कि किडनी से कोई स्पेशल यहां सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक्चुअली ब्लड जितना भी निकलता है, जितना भी आउटपुट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपने पढ़ा था, उसका लगभग 25% ब्लड सीधा किडनी को जाता है, हमारी दोनों किडनी को। कितना परसेंट? 25%। और ये 25% यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्टेज को रिमूव करेगा, और फिर बॉडी में जाके और फिर इस तरह से अपना रिमूवल करता रहता है। तो हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। लेकिन लोअर वर्टिब्रेट में क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए हम किसी लोअर वर्टिब्रेट की बात करते हैं, ये उसकी बॉडी है, तो नीचे से जितना भी ब्लड कलेक्ट होके आता है वो सबसे पहले आता है किडनी के अंदर। जितना भी ब्लड आता है बॉडी से, अब उसमें बहुत सारी गंदगी है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज है, तो सबसे पहले वो कहां आता है? किडनी को। और जब किडनी से आने के बाद, फिल्टर होने के बाद, फिर जाता है हार्ट के पास, और फिर उसको हार्ट बॉडी को फिर दोबारा पंप करता है। तो बॉडी को जाएगा हार्ट से, और हार्ट ये नीचे के केवल लोअर पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, लोअर पार्ट से जो भी ब्लड आएगा वो पहले किडनी को जाएगा, और किडनी से फिर हार्ट को भेजा जाएगा। तो वहां पर स्पेशल रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर तो सीधा डायरेक्ट जो जाता है उसका लगभग 25% ब्लड किडनी को भेज देते हैं और बाकी का बॉडी को भेज देते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो वापस वेन आती है वो वीना कावा में ही आती है, किडनी के पास ऐसा जाना उनका कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से रीनल पोर्टल सिस्टम की कहानी है। अब बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरी। जैसे ये आपका हार्ट है,
ये मान लीजिए हार्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ट की दीवारें हो गई। यहां से जो एओर्टा निकला, मैंने देखा ना डायग्राम में, ये आपका चैम्बर इधर से ऐसे ही जाएगा, फिर ऊपर से निकलता है पूरा ब्लड, तो ये आपका एओर्टा हो गया। यहीं से एओर्टा से एक स्पेशल कोरोनरी आर्टरी निकलती है और ये इसकी पूरी दीवारों को ब्लड सर्कुलेशन करती है, पूरे हार्ट की दीवारों को ब्लड सर्कुलेशन करती है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और जब ये सर्कुलेशन हो जाता है तो इसकी जो सेल हैं उन्होंने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनाया होगा और ग्लूकोज वगैरह मिल गया है, वेस्टेज होगा, तो ये वापस जब कलेक्ट होगा तो वो कोरोनरी वेन के रूप में होगा, और कोरोनरी वेन वीना कावा में आके खुलती है और फिर ये ब्लड आता है। तो स्पेशल यहां पर अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी भी होता है, कोरोनरी वेन भी होता है, जो खुद हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी मिलेगा और आर्टरी वेन के साथ जुड़ी हुई पाई जाएगी। खुद हार्ट भी अपने आप में एक ऑर्गन है, जैसे हर ऑर्गन में होता है, ऐसे हार्ट अपना खुद का सर्कुलेशन खुद रखता है। अगर इन पाइप में कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, कुछ रुकावट आ जाए, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, तो फिर हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। और जब हमारे ब्लड को सप्लाई नहीं होता तो हमको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और हमारा डेथ हो सकता है। जब कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन प्रॉपर काम नहीं कर रही, कोई ब्लॉकेज आके रुक गया, अटक गया, तो हार्ट को सप्लाई नहीं मिलती, हार्ट की सेल मरना शुरू कर देंगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, तो सेल मरना शुरू करती है। और सेल मरती है हार्ट की, जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जब मरती हैं, उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक आना। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के थोड़ा समझाऊंगा, जो डिसऑर्डर होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये छोटा सा कहानी था, मैं आपको समझाया। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मैंने आपको पिछले चैप्टर में देखा कि हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको हमारा मेडुला और पॉन्स दोनों कंट्रोल कर रहे थे, हालांकि मेडुला का रोल ज़्यादा था। ठीक ऐसे ही हमारा जो हार्ट का मेडुला है, ये आपका ब्रेन हो गया, और ब्रेन से ये इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये सेरेबेलम, ये पॉन्स, ये मेडुला, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा हार्ट होता है वो तो ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, और नर्वस सिस्टम के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। फिर भी चूंकि ये ऑटोनोमस ऑर्गन है, अपना काम खुद करता है, फिर भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशल न्यूरॉन्स की मदद से, एक्चुअली स्पेशल नर्व होती हैं जिनकी मदद से ऑटोनोमस सिस्टम को भी रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल करने का कोशिश होता है। केवल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, केवल मॉडरेट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है हार्ट बीट को, डिक्रीज कर सकता है, और वो काम करता है मेडुला। सीधा याद रखिए, मेडुला, मेडुला ही हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। एक्चुअली यहां से स्पेशल नर्व निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्व। इन नर्व को क्या बोलते हैं? दो तरह की नर्व निकलती है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिंपैथेटिक, दोनों ही नर्व आती हैं हार्ट के पास। तो जब सिंपैथेटिक नर्व आती हैं कोई मैसेज लेकर, तो वो हार्ट बीट को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। और दूसरा जब सिग्नल पैरासिम्पैथेटिक लेके आएगा तो वो हार्ट बीट को डिक्रीज करती है। कुल मिलाकर विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, द हार्ट बीट कैन बी रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मेडुला। और ये जो पूरा सिस्टम है ये ANS कहलाता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपने CNS पढ़ा, आपने PNS पढ़ा, लेकिन ये ANS है जिसमें मौजूद होती हैं सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द एक्टिविटी while the parasympathetic can decrease the activity of any autonomous organ.
तो ये हार्ट के लिए भी ऐसा ही एक सिस्टम होता है जिसको मेडुला हमारा कंट्रोल करता है। केवल इतना सा हमको जानना था। चलिए अब सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर की बात कर लिया जाए, कौन कौन सी बीमारी हमारे सर्कुलेशन से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर ये कॉमन बीमारी हो चुका है आजकल, और ये आपका हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों होता है। हाइपरटेंशन एक्चुअली वो टेंशन चीज अलग है, मैं थोड़ा सा टेंशन से रिलेटेड कर रहा हूं। हाइपोटेंशन, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस, मोर, हाँ मोर। और हाइपो का मतलब होता है हमेशा लो, चाहे हमने वो हाइपर सॉल्यूशन पढ़ा हो या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा हो, मोर और लो। जब हमारा ब्लड प्रेशर एक्चुअली आर्टरी और वेन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है, और प्रेशर बनाने का काम हार्ट करता है, और 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप होता है। ये प्रेशर हमारा आर्टरी और वेन में फ्लो होना चाहिए। अगर इससे स्लो स्पीड से ब्लड फ्लो होगा या बहुत फास्ट ब्लड फ्लो होगा, दोनों ही कंडीशन में हमको प्रॉब्लम होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो प्रेशर के कारण हो सकता है आपके कैपिलरी या आर्टरी या वेन फट सकती हैं, रैप्चर्ड हो सकती हैं, और ब्लड आपके बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लो प्रेशर होगा तो आपके बॉडी को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, आपको बेहोशी आने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आप गिर जाएंगे। इवन ज्यादा लो प्रेशर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। हाई प्रेशर ज्यादा हो गया, ब्रेन के अंदर कोई नस फट गई, ब्लड पूरा ब्रेन में फैल जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉब्लम होता है। जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो सिस्टोलिक जब होता है, जब सिस्टोल होता है, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल से जब आउटपुट निकलता है, उस वक्त प्रेशर ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और उस वक्त हमारा रीडिंग आना चाहिए 120 मिलीमीटर मरकरी, mmHg। एक्चुअली मान लीजिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने पारा भर दिया, मरकरी भरा हुआ है यहाँ पे मरकरी, और यहाँ एक ट्यूब से जब इसमें प्रेशर मारेंगे, मान लीजिए आप इसमें इस ट्यूब में पारा यहाँ भरा पड़ा है, आप इसको प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो पारा इसमें ऊपर चढ़ने लगता है। तो मरकरी को पुश करने के लिए कितना प्रेशर लगता है उसको हम mmHg में मेजर करते हैं, मिलीमीटर मरकरी Hg। तो हम वहाँ एयर से पुश करते हैं और हार्ट बीट थोड़ा मेजर करने की, ब्लड प्रेशर मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब पारा यहाँ पर पहुँच जाता है 120 पे, तो साउंड बंद होता है, स्टेथोस्कोप से साउंड भी सुनते हैं, और इसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो 80 पर जाकर ये साउंड आना बंद हो जाता है। ये केवल इस दौरान साउंड आता है। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना नहीं सिखाऊंगा, मैं केवल इतना बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सिस्टोलिक प्रेशर द रीडिंग विल बी 120 mmHg, एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल, जब डायस्टोलिक होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उस वक्त रीडिंग आना चाहिए 80 mmHg। मतलब हमेशा जब प्रेशर अप्लाई होगा तो 120 की स्पीड से ब्लड फ्लो होना चाहिए, जब वो डायस्टोल होगा उस वक्त 80 की स्पीड से ब्लड फ्लो होना चाहिए। ये एवरेज है, एवरेज नहीं, बिल्कुल सही है, इतना ही होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा जाना, हाइपर में क्या होता है, हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मतलब सिस्टोलिक 120 की जगह 140 के भी ऊपर जा रहा है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 की बजाय 100 के आसपास आ रहा है या 100 से भी ऊपर जा रहा है। ये वाली जब कंडीशन आएगी तो ये आपकी हाइपरटेंशन कहलाएगी। और हाइपोटेंशन क्या कहलाएगी, हाइपोटेंशन में 120 की जगह रह गया 100 या 90, और 80 वाला रह गया 60। ये वाली जो पोजीशन है वो आपके हाइपोटेंशन होगी। एक साथ दोनों डाउन होंगी या दोनों ऊपर जाएंगे, ध्यान देना। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई और ये थोड़ा सा कम गई, वो बात अलग है। लेकिन हाइपरटेंशन में दोनों ही रीडिंग आपकी ज्यादा हो जाएंगी, और हाइपोटेंशन में दोनों ही रीडिंग आपकी कम हो जाएंगी। अभी छोटा सा बात मैं आपको करता हूं, जिस व्यक्ति को लो प्रेशर होता है, हाइपोटेंशन होता है,
थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। ग्लूकोज पीने से, ग्लूकोज का पानी पी लेगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा पिलाते हैं इस तरह हाइपोटेंशन में। हाइपरटेंशन में चाय पीना है, हाइपर में, हाइपोटेंशन में कॉफी पीना है, ऐसा करके थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाना है भैया, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि हार्ट का मामला है, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हमको डॉक्टर से थोड़ा चेकअप कराना चाहिए जब भी ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर नीचे होता है। कई बार थोड़ा गुस्से ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत तेज एकदम चेहरा लाल हो जाता है, उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स वे में रहना है। अगली बीमारी डिसऑर्डर में बोलता हूँ जिसे बोलते हैं कैड। कैड को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये क्या होता है? मैंने अभी बताया कि हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई की जरूरत है और खुद अपने लिए आर्टरी रखता है, और फिर उसका ब्लड जब सप्लाई कर देता है तो वेन से वापस वो रिलीज कर देता है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में या कोरोनरी वेन में अगर उसका कोई ब्लॉकेज आ जाए, रुकावट आ जाए, जितना चौड़ा पहले पाइप था अब थोड़ा सिकुड़ा हो गया, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर इन आर्टरी में, ब्लड सप्लाई में, हार्ट की दीवारों को आना अगर शुरू होती हैं तो उन सभी बीमारियों को हम कैड बोलते हैं। मान लीजिए ये आपका हार्ट को सप्लाई करने वाला एक पाइप था, मान लीजिए मैंने इसको ये दिया, ये वेंट्रिकल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पर ब्लॉकेज आ गया। अब ये ब्लड जो फ्लो हो रहा था अब वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर इसको सफाई कर सकते हैं, पॉसिबल है तो इसको साफ करते हैं, ब्रश लगा के, बैलून लगा के, कुछ रिंग छल्ले से लगा देते हैं इसके अंदर ताकि ये चौड़ा का चौड़ा रहे पाइप, ऐसा भी करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और ये पूरा का पूरा पैक हो गया, एकदम चिपक गया, व्यक्ति की लाइफ एकदम खतरे में है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ इसको कट कर देते हैं। जैसे लगता है ब्लॉकेज यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से एक पाइप जोड़ते हैं और ये पाइप सीधा लाकर यहां पर जोड़ देते हैं इस तरह से। और ये ब्लॉक का ब्लॉक रहेगा और सीधा ब्लड यहां से आकर और यहां जाना शुरू कर देता है। और ये जो पाइप है ये आप ही की बॉडी से, कहीं पैर में से ये नस निकाली जाती है और इन नस को इस ब्लड की नस के साथ जोड़कर ये ब्लड सप्लाई वापस चालू कर दी जाती है ताकि इधर ब्लड आता रहे। और इसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी करना। इसको क्या बोलते हैं? बाईपास। बाईपास कर दिया, ये ओरिजिनल रास्ता था, इस ओरिजिनल रास्ते को डाइवर्ट करके यहां होके ट्रांसफर कर दिया, ये आपकी बाईपास सर्जरी हो गई। हाँ, तो ये आपने पढ़ा होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ऐसा करते हैं। आजकल तो डॉक्टर के पास जाओ थोड़ी सी बीमारी लेके वो आपको इतना डरा देता है, इतना भयंकर, और फिर आपको लूटना शुरू करता है। बड़ी जबरदस्त लुटाई होती है हार्ट को लेकर। डॉक्टर लोगों ने धंधा बना लिया, गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। दूसरा हम बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना, एंजाइना क्या होता है? ये कोई खास बीमारी नहीं है, किसी को भी हो सकती है, छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में, कुछ भी जो भी है, बड़े लोगों में होता कुछ नहीं है। हमारा चेस्ट पेन होता है, अचानक से थोड़ा दर्द शुरू होता है चेस्ट में, हार्ट के ऊपर एक खिंचाव सा पैदा होता है। एक्चुअली ऐसा तब होता है जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि कोई ना कोई नस आपकी दब गई है, जिससे ब्लड में रुकावट आ गई फ्लो होने में। आप अपनी पोजीशन वापस नॉर्मल करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा अपने आप के तेज तेज सांस लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, तो वापस ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगी और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो एक टेम्परेरी ये प्रॉब्लम है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है एंजाइना। जब हार्ट में थोड़ा पेन होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, एक्चुअली कोई वो आउटपुट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है ब्लड को, लेकिन वहां आपने पाइप दबा के बैठ गए कुछ ऐसी पोजीशन में, जब भीड़ भाड़ वाली बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फंस जाते हैं एकदम, तो फिर आपकी कोई ना कोई नस दब जाती है, जिससे हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है, उस वक्त थोड़ा दर्द उठना शुरू होता है। इसको एंजाइना बोलते हैं। टेम्परेरी है, कभी भी आ सकता है किसी को भी, बस उस वक्त अपनी पोजीशन चेंज करना है और थोड़ा रिलैक्स होकर तेज सांस लेना है,
आपका ये दर्द बहुत जल्दी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट फेलर। हार्ट फेलर पहला प्रॉब्लम। दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। और तीसरा होता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तीन अलग अलग चीजें हैं, हार्ट फेलर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट फेलर क्या होता है? हार्ट फेल हो गया, फेलर। एक्चुअली आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33% या 40% की जरूरत होती है। अगर आप यहां से 25% नंबर लिए तो आप फेल हैं, आप 30% नंबर लिए तो आप फेल हैं, लेकिन 34 जैसे ही ले लिए आप पास हो गए। ऐसे होता है ना भाई, मिनिमम ये लेवल है 33% पास होने के लिए। तो बिलो 33 अगर आप हैं तो आप फेल हैं, अब अबव 33 आप हैं तो आप पास हैं। ऐसे ही हमारे हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो एक मिनिमम वो प्रेशर होना चाहिए जिससे हमारी पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई की जा सके। तो वो जो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए जिससे कि पूरी बॉडी को हार्ट पंप किया जा सके, अगर उस प्रेशर से थोड़ा भी कम प्रेशर हो जाए तो आपके बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंच पाता। प्रेशर कम हो गया है, वाल्व खराब होने से ऐसा होता है कि हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन वो ब्लड ऊपर जाने की बजाय वापस बैक नहीं आ जा रहा है, वाल्व खराब है ना इसलिए। तो ऐसा उस वक्त होता है हार्ट फेल, जब एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं किया जा पा रहा है किसी भी कारण से, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलर। हार्ट अभी भी काम कर रहा है लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहा जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, उस कंडीशन को हम हार्ट फेलर बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट ये अचानक से होता है किसी भी व्यक्ति को। नॉर्मल आपका हार्ट काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, अचानक से काम करते करते रुक जाता है। ऐसे कई बार होता है, कुछ भी करते करते अचानक से रुक जाता है और उसका कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं है, किसी के भी साथ ये हो सकता है। जैसे ही वो रुक गया, अब वो धड़कना बंद हो गया तो बॉडी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अगर उसी वक्त कोई थोड़ा सा धक्का लगा दे, थोड़ा पुश कर दे, पंप कर दे, थोड़ा सा एकदम उसके चेस्ट पे हाथ रख के ऊपर नीचे अगर कर देगा तो हार्ट फिर से उसको याद आ जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी और तुरंत से फिर से नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा, व्यक्ति की जान बच जाएगी। अगर वो पुश नहीं करेंगे तो हार्ट एकदम से काम करते करते, जैसे क्रैम्प्स आते हैं ना अपने, मान लीजिए कोई भी काम करे करते करते एकदम क्रैम्प्स आ गए, तो वो हालत हमारी मसल्स की होती है। हार्ट की मसल्स लगातार काम कर रही हैं, करते करते अचानक से रुक जाती हैं, बस थोड़ा सा पुश कर दीजिए फिर से वो नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे पुलिस किसी चोर को भागते भागते तुरंत पकड़ लेती है, ऐसे ही हमारा हार्ट काम करते करते तुरंत रुक जाता है और उस वक्त इसको पुश करने से हम हार्ट को वापस नॉर्मल कर सकते हैं और ये आपका पोजीशन कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। अगर 1-2 मिनट भी लेट हो गए तो आपका बॉडी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, फूड सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो आपकी हार्ट की मसल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं। हार्ट की मसल्स एक एक करके धीरे धीरे मरना शुरू होती हैं और लगातार ऑक्सीजन और फूड अगर नहीं मिला तो फिर लार्ज अमाउंट में हार्ट सेल मरना शुरू होती हैं और वो खतरनाक कंडीशन हो जाती है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट की सेल रिपेयर भी नहीं कर पाती, बहुत ही स्लो रिपेयरिंग हो सकता है। एक बार हार्ट की सेल ये मरती है तो फिर प्रॉब्लम जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हार्ट अटैक सबसे डेंजरस होता है। हार्ट फेल भी डेंजरस है लेकिन हार्ट अटैक तो वाकई में बहुत डेंजरस है। सेल मरेंगी तो फिर वापस नॉर्मल कैसे बनेंगी? तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिसऑर्डर थे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। मुझे लग रहा है आपको हार्ट फेलर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये सब कुछ समझ में आया होगा और आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन भी थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा नोट्स भी बनाना चाहिए। पता नहीं आप बनाते कि नहीं बनाते हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते, ये सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होता है। हाँ, तो कल की क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना है।